मैंने ये प्रोजेक्ट जो है बिना स्टोरी सुने, बिना कहानी जाने मैंने सर को हाँ कर दी थी। मेरी पहली सैलरी 6-7 हज़ार रुपये रही होगी। खाने में मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। शोले ऐसा था कि मेरी मासी जो है वो दिल्ली में रहती थी। अच्छा। हम विंटर हॉलीडेज़ में उनके घर आया करते थे और उनके पास सिर्फ शोले की ही VCR थी, वो VHS थी। तो वो लोग अपने कॉलेज में पढ़ाती थी, वो चली जाती थी और हम विंटर हॉलीडेज़ में सिर्फ रोज़ शोले देखते थे बैठ के। और नाउ अभी मौका लास्ट के 3 एपिसोड में है टू गो ऑन द बैटल फील्ड एंड गेट द गर्ल बैक। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी ऑडियंस में मैं प्रतीक शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ साक्षात देवों के देव महादेव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी हाँ, इसी टीवी सीरियल से मोहित रैना ने घर घर अपनी पहचान बनाई। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में आपका। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। मोहित, पिछले 18 सालों से आप एक्टिंग में सक्रिय हैं और छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक और अब वेब सीरीज में, मतलब वेब सीरीज से लगातार लोगों का दिल आप जीतते आ रहे हैं। अभी हाल में आपकी जो सीरीज आई है द फ्रीलांसर, तो इसका पहला सीजन तो लोगों को बेहद पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और इसलिए वो एक्साइटेड हैं दूसरे सीजन के लिए। तो पहला सवाल तो यही है आपसे कि इस सीरीज से जब पहला सीजन आया है सीरीज का, तो कैसा रिएक्शन अब तक मिला आपको? वेल, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम लोग बेसिकली जब हम लोगों ने इस फ्रीलांसर की शूटिंग कंप्लीट की थी, सो इट वाज सपोज टू बी 7 एपिसोड की कहानी। जी। तो इसको हम सीजन वाइज वैसा नहीं कर रहे हैं, बट हम इसको पार्ट वाइज कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 द कंक्लूजन। सो पहले हमने 4 एपिसोड दिखाए और बेहतरीन रिस्पॉन्स था उसका। OTT की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। जी। जिस 12 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं जितने भी एपिसोड्स, और विद इन 3 डेज आपको मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स होता है वो इंस्टेंटली मिल जाता है। ऑब्वियसली फिर लोगों को मैसेजेस जो हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल ओवर देयर। लोग कभी, जैसे मैंने अगर 2018 में कुछ किया हो, मुझे कभी भी अचानक से उसके मैसेजेस आ जाते हैं। बट जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है वो आपको पहले 24, 48, 72 आवर्स में मिल जाता है। सो वो कमाल का रिस्पांस था। 90% ऑफ द लोगों को वो ट्रेंड कर रहा था। बिल्कुल। हाँ। वो पता चल जाता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो कितने नंबर पे ट्रेंड कर रही है। करेक्ट। तो उसकी रीच इतनी बेहतरीन है और ये सीरीज के जो रिस्पांस था वो कमाल का था। सो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऑडियंस इससे कनेक्ट करे। जी। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर ऑडियंस आपकी कहानी से, आपके किरदार से कनेक्ट नहीं करती है तो वो आपके साथ जर्नी का हिस्सा नहीं बनती है, वो खुद को जोड़ नहीं पाती है Correct. उस चीज़ से। तो एक फ्रीलांसर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, या ये कह लें वो कैसा था वो? मेहनत एक बड़ा ही, मेहनत तो सब जगह पे आपको करनी ही पड़ती है, बट आई गेस जब आपके पास नीरज पांडे जी जैसा मेकर हो तो आपका 80% काम जो है वो इजी हो जाता है। बिकॉज फिर आपको सिर्फ अपने आप को उस निर्देशक, उस डायरेक्टर के हवाले कर देना है। यू नो, अगर आपके पास कोई ऐसा मेकर है जिसे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जिसके आप बहुत बड़े फैन रहे हो, जिनका काम आपने फॉलो बहुत किया हो, सो देन यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। आपको इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ अपने जो उन्होंने टाइम अलॉट किया होता है उस टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सो आई गेस मेरे लिए वो सबसे बड़ा फैक्टर था, बिकॉज नीरज सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम करने की वेट कर रहा था और मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए सर को जितना मैं थैंक्स करना चाहूँ उतना कम है। मैंने ये प्रोजेक्ट जो है बिना स्टोरी सुने, बिना कहानी जाने मैंने सर को हाँ कर दी थी। मुझे सर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि मोहित, मैं एक बुक है उसको अडेप्ट करके एक सीरीज़ बना रहा हूँ, तुम्हारा इस टाइमलाइन में क्या प्लान है और लगता है तुम इंटरेस्टेड होगे। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, आप बताइए कब आना है और कहाँ आना है, मैं आ जाऊँगा। सो वहाँ से उसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी। फिर ऑब्वियसली फिर कहानी पे काम हुआ, फिर स्क्रिप्टिंग हुई। सो आई गेस वो मेरे लिए चीज़ें बड़ी ईजी पड़ गई थी, बिकॉज मेरे पास एक ऐसे मेकर थे जिनके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो भूमिका आपने इस सीरीज में निभाई है, ये फर्स्ट टाइम इस तरह की भूमिका है आपके करियर में। करेक्ट। तो तकलीफ तो कुछ हुई नहीं, कोई मेहनत करना नहीं पड़ा, चूंकि डायरेक्टर नीरज साहब आपके साथ थे। लेकिन ये भूमिका निभाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा करो, बिकॉज एज एन एक्टर क्या होता है ना, आप हमेशा एक क्रिएटिव हंगर होती है आपकी, अब क्रिएटिव नीड होती हैं जिनको आप क्रिएटिव अपने जितने भी जर्म्स हैं उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। मैंने कभी भी ऐसा कोई किरदार नहीं किया था जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है एंड देन उसकी लाइफ गोज कम्प्लीटली टेक्स अ 360 डिग्री टर्न
और उसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है, एंड देन ही हैज़ टू अगेन स्टैंड अप ऑन हिज फीट एंड अगेन रीडू एवरीथिंग। मैंने इस तरीके के ग्राफ वाला कभी कोई किरदार नहीं निभाया था, तो मेरे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग था, एक ऐसे इंसान का किरदार निभाना जो अपनी पुलिस की ज़िंदगी में अच्छे से जॉब कर रहा है, बट उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिस वजह से उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, वो अपने परिवार के जन को खो देता है, एंड देन ही हैज़ नो मोटिवेशन टू लिव। बट फिर अचानक से उनके प्रोफेसर जो अनुपम खेर सर का किरदार है वो उनकी लाइफ में आता है, और किस तरीके से वो उन्हें मोटिवेशन देता है टू गो एंड रिगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड स्टार्ट हिज लाइफ ऑल ओवर अगेन। इस तरीके का जो ग्राफ है वो मैंने कभी पोर्ट्रे नहीं किया था, तो उसे पोर्ट्रे करने में मेरे को बड़ा मजा आया। और ये सीरीज में जो कोऑर्डिनेशन आपका और अनुपम खेर जी का साथ में रहा, देखने में बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो रियल में जब आप शूट कर रहे थे या फिर ये शूट के दौरान आप कुछ अगर सीखे हो अनुपम? बहुत कुछ। अनुपम सर तो बहुत ही लेजेंड, इतने सीनियर एक्टर, इतने सीनियर कलाकार हैं, उन्होंने जितना काम किया है वो बेहतरीन काम रहा है। 500 से मोर देन 500 फिल्म। सो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस, जब आप ऐसे किसी एक्सपीरियंस के इंसान के साथ काम करते हैं तो आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप ऑब्जर्व करके उनसे जितनी चीज़ें सीखना चाहने का मौका मिलता है आप उतनी चीज़ें सीखना चाहते हैं। सो आई थिंक मैंने भी वही किया कि मैं बस टाइम पे पहुंच जाता था और सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करता था, किस तरीके से वो सीन को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से वो अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं, बिकॉज इतने सीनियर इंसान के साथ काम करने का मौका आपको बार बार नहीं मिलता। और उन्होंने तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40 साल से वो काम कर रहे हैं, तो 40 साल तक रेलिवेंट रहना वो बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक वो उनका अपना परिश्रम है, उनकी अपनी कला है, मेहनत है। सो आई गेस मैंने तो सिर्फ सीखा ही है उनसे। चलिए 2 दिन बाद जो है जो एपिसोड बचा हुआ एपिसोड जो है सेकंड सीजन नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा एपिसोड वाइज आपने इसको डिवाइड किया, तो जो नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है वो 15 तारीख को स्ट्रीम होने लगेगा। और बस एक सवाल जो दर्शकों के मन में भी होंगे, मेरे ख्याल से मेरे मन में भी है, क्या ये बाकी के एपिसोड में ही कहानी खत्म होगी, लड़की वापस आएगी, या फिर इसको टू बी कंटिन्यू करने वाले हैं अगले सीजन या कुछ ऐसा? नहीं, जैसे कि इसकी हेडलाइन, जैसे कि इसका नाम दिया गया है फ्रीलांसर द कंक्लूजन, तो ये कहानी इसमें खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये फर्स्ट पार्ट जो है उसका एम था आलिया को वापस अपने घर लाना। सो आई थिंक वो वहाँ पे कल्मिनेशन हो जाएगी इस कहानी की। तो वो 3 एपिसोड में रही, बाकी बचा हुआ है। पहले 4 एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अविनाश कामत की दुनिया, सीरिया की दुनिया, आलिया की दुनिया, उस सबको एस्टैब्लिश किया गया, कैसे उसके साथ कॉन्टैक्ट रिगेन किया गया। और नाउ अभी मौका लास्ट के 3 एपिसोड में है टू गो ऑन द बैटल फील्ड एंड गेट द गर्ल बैक। सो आई गेस लास्ट के 3 एपिसोड में वो कम्प्लीटली एक्शन से भरपूर है, एंटरटेनमेंट से भरपूर है। सो एकदम रेस अगेंस्ट टाइम वाला एलिमेंट है, यू नो। सो आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगा। जितने लोगों ने 4 एपिसोड को सराहा है उससे ज़्यादा वो नहीं, सराहाया नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। दरअसल में क्या है कि इस तरह का जब वेब सीरीज जब बनती है ना, तो प्लीज ये 4-5 मत किया कीजिए, एक बार में दिखवाइए। दरअसल में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं यार, ये और गैप इतना लंबा होता है कि आप वेट कर रहे हैं, बताओ 4 एपिसोड अभी और देखते कब आएंगे पता नहीं। तो प्लीज अगर इतनी अच्छी अगर सीरीज बनती है तो उसको कंटिन्यू करवाइए आप लोग, प्लीज बोलकर मेकर से। नहीं, डेफिनेटली ये फीडबैक में काफी लोगों का सेम फीडबैक है, ये मैं भी उन तक पहुंचाऊंगा। बट आई गेस उनके अपने रीजंस थे, एग्जैक्टली ये मेकर्स अपने हिसाब से सोचते हैं और उस हिसाब से करते हैं। बट कहते हैं ना, जो अंत भला तो सब भला, और अच्छी चीज़ के लिए आपको समय बिताना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, यू नो, गुड थिंग्स टेक टाइम। सो आई थिंक वही है कि लास्ट के 3 एपिसोड जो है लोगों ने जितना वेट किया है वो उनको बुरा नहीं लगेगा, इट विल बी वर्थ द वेट, दैट्स फॉर श्योर। बहुत बड़ी बात आपने कह दी यहाँ पर। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब आप सीरियल कर रहे थे देवों के देव महादेव, और लोग आपको उस भूमिका में, उस रोल में जब देख रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत कुछ सीखे होंगे, दर्शक बहुत कुछ जाने होंगे, समझे होंगे, आपने जब उस भूमिका को निभाया तो क्या रियल लाइफ में, निजी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा चीज वहां से गेन किया उस सीरीज, उस शो से? बहुत कुछ ऐसी एक चीज़ मैं किसी को स्पेसिफाई करके, पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता, बिकॉज आपका लाइफ जीने का और आपका लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव कंप्लीटली बदल जाता है। मुझे याद है कि एक्चुअली एक सीन था, जो सीन मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था उसमें, तो मैंने मेकर से कहा कि अरे रे ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं, ये शायद नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मोहित, हमारे शिव पुराण का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में ये लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा हुआ था।
तो वहाँ से मेरी शिव पुराण पढ़ने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और जब मैंने वो ऑब्वियसली वो पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही, उसको मैंने निभाया किरदार को, बट उसके बाद मुझे समझ में आया जब मैंने पूरी शिव पुराण पढ़ ली कि किस तरीके से आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव, लाइफ को देखने का नज़रिया कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सो आई थिंक वो मैंने सीख जो है काफ़ी हद तक अपने रियल ज़िंदगी में निभाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली इन टुडेज़ वर्ल्ड 2023 के जीवन में वो सब नहीं पॉसिबल है 100% निभाना, बट आई गेस अगर आप मैं 60-70% भी निभा लूँ, सो आई गेस वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। लेकिन जाते जाते आपके साथ कुछ सवाल रैपिड फायर के जरिए बहुत ही शॉर्ट में आपसे पूछूंगा। मेरा इनाम इनाम में आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये इंटरव्यू खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको इनाम दूंगा। डन। तो वो डन है। ठीक है। आपकी पहली सैलरी? मेरी पहली सैलरी 6-7 हज़ार रुपये रही होगी। मैं हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में मैंने जॉब करनी शुरू की थी कॉलेज खत्म होने के बाद। सो आई थिंक यही कुछ 6-7 हज़ार रुपये। ओके। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? पहली गाड़ी थी मेरी फिएट पैलियो। एक सेकेंड हैंड फिएट पैलियो ली थी मैंने बॉम्बे आके जब थोड़े पैसे कमा लिए थे। तो उससे ली थी। अच्छा। पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ आप हमेशा जाना चाहते हो? मैं घर को अपना सबसे पसंदीदा मानता हूँ कि जहाँ पे भी मेरी फैमिली हो, जहाँ पे भी मेरी क्लोज वंस हो, मेरे दोस्त हो। एग्जैक्टली। शूट वगैरह में बाहर रहते होंगे। हाँ, तो सबसे आप वो जगह फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे वो सब मैटर नहीं करता। जहाँ पे आपके लोग हों, दोस्त हों, घर वाले हों, आई थिंक वो जगह ही सब घर बन जाती है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। ओके। माँ के हाथ में मैंने राजमा चावल, आई थिंक उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। फिल्म कौन सी पसंद है? फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म अनिल कपूर साहब की एक फिल्म है साहिब। हाँ एग्जैक्टली। अगर देखी हो, साहिब मुझे बहुत पसंद है। ओके। शोले बहुत पसंद है। ओके। कितनी बार देखी है शोले आपने? शोले ऐसा था कि मेरी मासी जो है वो दिल्ली में रहती थी। अच्छा। हम विंटर हॉलीडेज में उनके घर आया करते थे और उनके पास सिर्फ शोले की ही VCR थी, वो VHS थी। तो वो लोग अपने कॉलेज में पढ़ाती थी, वो चली जाती थी और हम विंटर हॉलीडेज में सिर्फ रोज़ शोले देखते थे बैठ के, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं था। एक VHS थी, हम लगाते थे, उसे देख के फिर लगा देते थे, फिर देखते रहते। तो शोले हमने न जाने कितनी बार देखी है। ये बात तो सही है। ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि सभी लोगों ने, इतना तो गारंटी लेता हूँ कि 2 से 3 बार जरूर देखे होंगे, बाकी तो नहीं, हमने तो बहुत कम से कम नहीं तो 30-40 बार देखी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल है कि इन फ्यूचर भविष्य में किसी एक एक्टर का नाम, किसी एक डायरेक्टर का नाम बताइए जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। श्रीराम राघवन। श्रीराम। उनके मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक फिल्म आई थी, एक हसीना थी, तो वहाँ से मेरी उनकी तरफ झुकाव बहुत कमाल का था। मतलब मुझे आज भी याद है, वो बहुत ही कमाल की फिल्म मेकर है। आई गेस कभी अगर मौका मिला तो उनके साथ डेफिनेटली मैं कुछ करना चाहूँगा। चलिए, भगवान करे आप जल्दी उनके साथ काम करें। थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।